जैसा कि हम लोग पोषण के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पादपों में पोषण और अमीबा में पोषण और उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में जैसे मानव में पोषण में जो है कौन कौन से अंग काम करते हैं वो आज हम जानेंगे। तो मानव में पोषण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर रोल अदा करता है वो पाचन तंत्र अदा करता है। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उनका अलग अलग कार्य है, लेकिन जो पाचन में सहायक अंग होते हैं जैसे अमाशय हो गया, यकृत हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, उससे उन सब अंगों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। अब देखो पाचन तंत्र की शुरुआत तो सबसे पहले उसका हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं। तो पाचन तंत्र की शुरुआत होती है मुंह से। तो मुंह से जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह से खाते हैं। फिर ये खाना जो है पाइप, इस पाइप से आकर, जिसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं, ये खाना जो है आमाशय में आता है। आमाशय से फिर ये खाना जो है छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से ये खाना जो है बड़ी आंत में जाता है। फिर बड़ी आंत से जो है ये खाना यहाँ पे स्टोर होके और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। अब इस सारी चीज़ों को करने के लिए एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, मतलब इसमें अग्नाशय, यकृत और बहुत सारे अंग मिलकर साथ में काम करते हैं, तब हमारे भोजन का पाचन हो पाता है। अब भोजन का पाचन जो है ये एक आहार नाल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम पूरा बोलते हैं आहार नाल, जिसको हम लोग बोलते हैं गट या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबी होती है। 9 मीटर लंबी आहार नाल होती है जिसमें हमारे भोजन की प्रक्रिया होती है। तो इसकी शुरुआत हमारे मुंह से होती है। अब जैसे ही मुंह में खाना जाता है तो सबसे पहले अगर हम लोग जब मुंह में खाना लेते हैं तो सबसे पहले उसमें जो है मुंह में चबाने का काम, मुंह को, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम हमारे दांत करते हैं। और दूसरा काम हमारी जो है जीवा करती है, जीभ। जीभ क्या करती है, जीभ जो है खाने में लार मिलाने का काम करती है। अब हमारे मुंह में ही लार ग्रंथियां होती हैं। अब लार ग्रंथियों से लार निकलती है। लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों को सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं और ये इनकी संख्या जो है 3 जोड़ी होती है और इनसे ही लार निकलती है। और लार में जो है कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जैसे टाइलिन या एमाइलेज। और ये करते क्या हैं, हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको जो है, जो खाने में कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे खाने के रूप में तोड़ते हैं। अब ये खाना जो है हमारी, अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ और है कि देखो हमारे खाना की पाइप और हमारी सांस लेने की पाइप, जैसे जो खाने की पाइप होती है उसके जस्ट सामने जो है सांस लेने की पाइप, जैसे यहाँ पर जो ये तुम्हें दिख रहा उभरा भाग, ये हमारे क्या है, सांस लेने की पाइप है। लेकिन खाना कभी भी जो है सांस लेने वाली पाइप में तो जाता नहीं है, खाना हमारा खाने वाली पाइप में जाता है। तो यहाँ पे जो है ये काम करता है एपिग्लोटिस, ठीक है। यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है एपिग्लोटिस। यहाँ पे मैं जो है 3D वाला वीडियो लगा दूंगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो एपिग्लोटिस जो है यहाँ पे जब हम खाना आता है तो ये बंद हो जाता है सांस लेने वाला, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो है ये खुल जाता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं उस समय बोलने भी लगते हैं। अब खाना खा रहे हो, बोलोगे तो सांस भी अंदर जाएगी, तो एपिग्लोटिस क्या हो जाता है, खुल जाता है और खाना हमारे किस में चला जाता है, सांस वाली नली में। और इससे क्या होता है, हमें जो है जलन पड़ने लगती है, ठीक, पानी मांगने लगते हैं। तो तभी कहा जाता है कि खाना खाते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए। अब देखो ये जो खाना है यहाँ पे जो है दांतों द्वारा पीसा गया, इसमें लार मिलाई गई और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। लेकिन ये खाना ऐसा नहीं है कि एक पाइप है और ऐसे डाला सट से नीचे आ गया, ठीक है। इसकी एक मतलब ये एक तरीका होता है इसके आने का, ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। ये बोलते हैं क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही जो है ये खाना हमारे अंदर नीचे आता है। अब देखो ये गति होती कैसे, देखो ये जो पाइप है ये पिचकती और फूलती है। जैसे यहाँ पे खाना है तो यहाँ पे खाना, इधर की पाइप जो है खुल जाएगी, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो खाना नीचे आ जाएगा, ऊपर से पिचक जाएगी। तो पिचकना और फूलना ही क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन गति, ठीक है। तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही खाना जो है हमारे आमाशय में आता है। अब जैसे ही खाना आमाशय में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, तो यहाँ पे होती हैं जठर ग्रंथियाँ। अच्छा, जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जठर ग्रंथियाँ करती हैं जठर रस का स्राव।
अब जठर रस में होता क्या क्या है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है और अम्ल हमेशा जो है त्वचा के लिए हानिकारक होगा। तो एक म्यूकस नामक पदार्थ भी जठर ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है, जो कि HCl के अम्लीय होने का जो है इसका दुष्प्रभाव हमारे स्किन पे नहीं पड़ने देता है। मतलब जो ये साइड वाला पार्ट है, अगर यहाँ पे अम्लीय भोजन हो जाएगा तो इसको भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो म्यूकस आसपास लग जाता है, तो जिससे जो है HCl का प्रभाव हमारी त्वचा पे नहीं पड़ता है। फिर ये क्या करता है, ये पेप्सिन नामक एक एंजाइम भी छोड़ता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, हमारे भोजन में प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जो भी हमारे भोजन में प्रोटीन है तो उसको पचाने का काम कौन करेगा, पेप्सिन नामक एंजाइम। अब आगे जब भोजन आता है तब इसमें क्या होता है, यहाँ पे और कुछ ग्रंथियाँ हैं जो कि खाने में उसका कुछ हमारे खाने में कुछ एंजाइम वगैरह मिलाती हैं। जैसे यकृत में एक ग्रंथि होती है पित्त ग्रंथि। जो पित्त ग्रंथि होती है उससे जो है पित्ताशय में एक पित्त ग्रंथि होती है, और पित्त ग्रंथि से जो है पित्त रस निकलता है। और पित्त रस में ये जो है, पित्त रस से क्या होता है, हमारा जो शरीर में लिपिड है, वसा है, वसा का पाचन जो है पित्त रस के कारण ही होता है। अगर पित्त रस ना हो तो वसा का पाचन होना पॉसिबल नहीं है। अब आगे आप देख रहे होंगे ये अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से जो है दो एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब देखो जो भी आगे प्रोटीन और लिपिड यहाँ पे टूट तो जाती है, ये पेप्सिन देखो भी प्रोटीन को पचाता है और बाइल मतलब पित्त रस भी वसा को पचाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं पचा पाता है, ठीक है। और जो बाकी पची हुई वसा और प्रोटीन है, तो अग्नाशय रस जो निकलता है पैनक्रियाज से, उसमें एक ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, एक लाइपेज नामक एंजाइम होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन जो अभी तक जो नहीं पची है उसका पाचन कराता है, और लाइपेज क्या करता है, लिपिड का पाचन कराता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, प्रोटीन और लिपिड का पाचन करती हैं, बढ़ता है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे आके जो है खाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा क्या मिलता है, म्यूकस और पेप्सिन नामक एंजाइम मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जल का जो अवशोषण यहीं से कर लिया जाता है। तभी देखते हैं कि अगर हम जल पीते हैं तो उसका पाचन सबसे जल्दी होता है। आप अगर पियोगे तो वॉशरूम आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन खाना आप खाओगे तो 2-3 घंटे की प्रोसेस होती है। लेकिन जल का पाचन क्योंकि यहीं पे हो जाता है, तो इसलिए जो है जल यहीं पे सोख लिया जाता है। अब देखो ये खाना आता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होता है, स्तंभाकार जो है बहुत सारी उंगली रूपी जो है बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, जो कि क्या होता है यहाँ पे बचे हुए पाचक रसों को सोख लेती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स ले जाके शरीर में वो पहुँचा देती हैं। बाकी भी छोटी आंत से क्या होता है, छोटी आंत से खाना जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जाता है कुछ भी बाकी बचा हुआ मटेरियल, अगर कुछ भी खाने में पोषक तत्व हैं वो या बड़ी आंत में जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर जो है जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, और जब यहाँ पे ये भर जाता है तब हम लोग जो हैं और सुबह जाके जो है वॉशरूम में जो है एक्स्ट्रा जो मटेरियल बेकार होता है वो हम लोग निकाल देते हैं डेली का डेली। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें और जानने लायक हैं। जैसे अग्नाशय जो है ये जो है शरीर में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं और सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो अग्नाशय और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। अगर पूछा जाए शरीर में आंतरिक सबसे बड़ा अंग, शरीर में आंतरिक सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, और अगर पूछा जाए शरीर में बाह्य सबसे बड़ा अंग तो त्वचा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र में, ये सारे अंग मिलकर एक यूनिट में काम करते हैं जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, जो कि आपको शायद समझ में आया होगा कि कौन सा अंग क्या क्या काम करता है। और इसको मैंने इधर अच्छी तरीके से लिखा भी है, तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।